नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। सबसे पहले हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। ईरानी संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की दी मंजूरी। ईरान के शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर ईरान में किए गए अन्य ताजा हमलों के बारे में दी जानकारी। इजरायल ने खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान पर किया हमला। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी अजय उर्फ पप्पन को किया गिरफ्तार। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। एनआईए ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। मशहद से आई महान एयर फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारत ने बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। भारत ने तेहरान को निकासी उड़ानों के लिए मनाया, जिससे अब तक 1428 भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौटे हैं, जिनमें छात्र भी शामिल हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इजरायल ईरान संघर्ष के बीच ईरान से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। इस संघर्ष के बीच भारत को एक अहम कूटनीतिक सफलता मिली है। भारत ने तेहरान को राजी कर लिया है कि वो निकासी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोले। इसका नतीजा अब तक ये है कि 6 विशेष उड़ानों के जरिए करीब 1100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। इसी कड़ी में मशहद से महान एयरलाइंस की एयरबस 290 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची, जिनमें ज्यादातर छात्र थे जो संघर्ष के बीच फंस गए थे। इस दौरान लौटे हुए छात्रों ने डर, उम्मीद और राहत की अपनी दास्तां साझा की। जब हम अड़क में थे अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ तो अटैक नहीं हुए थे एक भी, लेकिन जब हमें कम लेके जाया गया और फिर वहाँ से हमें मशहद लेके जाया गया, तो मशहद में अटैक में तो फिर हमें डर काफी ज्यादा लगने लगा कि बहुत ज्यादा अटैक हो रहे हैं, ये वो। ठीक है, लगभग 20 मिसाइलें हमने देखी अपने आंखों से कि 20 मीटर की जो इंटरसेप्ट हुए हैं। उस टाइम में बहुत सारी लड़कियां घबरा गई, उसमें बहुत सारी लड़कियां बेहोश तक हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई थी? प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ा वरीड थे, डर लग रहा था बस थोड़ा। वहाँ पे एम्बेसी ने किससे किससे मदद? बहुत हेल्प करी एम्बेसी ने हम लोग की, और समझो उसी के थ्रू हम लोग आए। धन्यवाद हमारे दूतावास का, ईरान के वहाँ के एम्बेसडर और एम्बेसी से उन्होंने अच्छा इंतजाम किया। हम लोगों को अच्छे से होटल में रखा। उसके बाद जब जगह मिली तो हम लोगों को भेज दिया। और हमारे कारवां के 96 लोग हैं, हमारे सालार साहब, आप इनसे बात कर लीजिए, लेके गए थे कारवां। हम इंडिया के गवर्नमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोग जितने दिन में वहाँ पे थे बहुत आराम और सुकून से थे। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से एम्बेसी के लोगों ने हम लोग की खिदमत की। जहाँ भी हम लोग अलग अलग थे, सबको एक जगह किया उन्होंने, और वहाँ पे होटल में इंतजाम किया, हर तरीके की फैसिलिटी दी। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीयों के साथ साथ श्रीलंकाई नागरिकों को भी सुरक्षित निकाले जाने को लेकर श्रीलंका ने भारत के प्रति आभार जताया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगली खबर, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के
मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी से जुड़ी है। एनआईए ने आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने रविवार को आतंकवादियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पहलगाम के रहने वाले हैं और इनकी पहचान परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर के रूप में हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी एनआईए ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए दी। एनआईए ने 2 स्थानीय कश्मीरियों परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को किया गिरफ्तार। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दी थी। ये आतंकवादी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। एनआईए की जांच के मुताबिक आतंकी हमले से पहले इन आतंकियों को पूरी योजना के साथ शरण दी गई थी। हमला करने से पहले तीनों आतंकवादियों को पहलगाम के हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी झोपड़ी में ठहराया। फिर दोनों ने आतंकियों को खाना खिलाया और जरूरी सामान मुहैया कराया। यहाँ रहने के बाद आतंकियों ने पर्यटक स्थल की रेकी की और हमले को अंजाम देते हुए धर्म पूछ कर लोगों पर गोलीबारी कर दी, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। वहीं आतंकवादियों को शरण देने वाले दोनों आरोपियों को एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को शाहपुर थाना पुलिस ने इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी अजय उर्फ पप्पन को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला, वो भी समझिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शनिवार को शाहपुर थाना पुलिस ने इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी अजय उर्फ पप्पन को गिरफ्तार किया है। क्या था पूरा मामला, वो भी समझिए। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने साल 2024 में शाहपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में शामिल अजय फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट NBW जारी हुआ था। इसके बाद धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा देता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वर्ष 2024 में यूपी एसटीएफ द्वारा थाना शाहपुर पर एक जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लीक के मामले में एक मुकदमा जो है पंजीकृत कराया गया था थाना शाहपुर में। उसमें एक अभियुक्त अजय उर्फ पप्पन जो है काफी लंबे समय से वांछित चल रहा था। उसका पूरा NBW वारंट भी जारी हो रखा था, उसका 82-83 भी कोर्ट द्वारा जारी हुई थी। इसके बाद भी वो लगातार फरार चल रहा था। उसके ऊपर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी उस पर घोषित था। आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा इस अभियुक्त को अजय उर्फ पप्पन को, जो रहने वाला ग्राम बबीसा थाना कांदला जनपद शामली का रहने वाला है, इसको आज थाना शाहपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी अजय जिला शामली के गांव भाभीसा का निवासी है। अब उसकी गिरफ्तारी से मामले की जांच में और तेजी आएगी। फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है, जिसकी जानकारी जांच में शामिल की जा रही है। आगरा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है 3 दिवसीय फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। होटल जेपी पैलेस में आयोजित हो रहे फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि जब विचारों का मंथन होता है तब अमृत निकलता है। फूड एक्सपो कॉन्क्लेव का मंच उद्योग से जुड़ी सूझबूझ, परंपरा और नवाचार का संगम है और यहां से भी अमृत निकलेगा, जिससे आगरा खाद्य उद्योग का वैश्विक केंद्र बनेगा। मेक इन आगरा, मेड इन आगरा खाद्य संबंधी उत्पाद फूड एक्सपो एक्सपोर्ट्स का आज यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जिसमें आगरा के उत्पाद अथवा आगरा के आसपास के जिनको लेआउट किया गया है। मुझे भी बहुत कई प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनका मैं नाम सुना करता था अथवा जिनको घर में उपयोग किया जाता था, लेकिन पता नहीं था कि ये आगरा के ही निर्मित है। तो मैं एमएसएमई को और इनके चेयरमैन को, जो आज की आयोजन समिति है, बधाई देना चाहूँगा
कि एक छत के नीचे आगरा के बेहतरीन खाद्य संबंधी उत्पाद, चाहे वो मसाले हों या विभिन्न चीजें, नमकीन हो, मिठाई हो, चॉकलेट्स हो, के बारे में बहुत शानदार उत्पाद हैं हमारे। मैं कामना करता हूँ भारत सरकार के अधिकारी भी हैं, 3 दिन में कई नीति निर्धारक लोग आएंगे जो इनके वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ नियमों में परिवर्तन करेंगे अथवा कुछ कानून बनाएंगे। हम एक ही चीज के ऊपर लेके चलते हैं चीजों को, गुणवत्ता और शुद्धता। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आजकल मोटे अनाज का चलन होना चाहिए, चना लोगों को अपनाना चाहिए, जौ, ज्वार, ये सब चीज अपनानी चाहिए। उसी चीज को लेके हम एक प्रोडक्ट लेके आए सत्तू, जो एक बहुत ही पुराना रामबाण था, वो लोग भूल गए, कोल्ड ड्रिंक में कन्वर्ट हो गए, लेमन सोडा में कन्वर्ट हो गए, पर हम अपनी आधुनिक चीजें जो पुरानी चीजें हैं गुणवत्ता वाली उनको भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक प्रोडक्ट लेके आए सत्तू, जिसमें गेहूं, चना, जौ, सोयाबीन, ये चारों चीजें हम रोस्ट करके उसको बनाते हैं, जिससे कि क्या गर्मियों के टाइम में जैसे आपको लगता है कि हमें भूख नहीं लग रही है, आदमी रोटी नहीं खाता है, तो वो रोटी के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उसको लेता है, तो उससे कि उसको उतनी प्रोटीन्स, उतने कार्बोहाइड्रेट, उतनी जिसको बॉडी को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो सब अवेलेबल रहते हैं इसमें। और एक हैवी ड्रिंक है, 6 से 7 घंटे आप इसको आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती। बरेली में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 शातिर अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 तस्कर अभी भी फरार हैं। तस्करों के कब्जे से 1 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत की 1 किलो 439 ग्राम स्मैक और 552 ग्राम चरस बरामद की है। ये तस्कर नेपाल से स्मैक और चरस लाकर बरेली, दिल्ली और उत्तराखंड में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार तस्करों में फारूक पुत्र अनीस, शकील पुत्र अनीस, मसूद हुसैन पुत्र मकबूल हुसैन शामिल है। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत सूचना पर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही और इसी के क्रम में थाना बरादरी पुलिस द्वारा आज एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे। इनके पास से हमें 1.4 kg स्मैक और 500 ग्राम सुल्फा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। और इनके पास से जो घटना में प्रयोग की जाती थी मोटरसाइकिल, वो भी बरामद की गई है। जो 2 नोटेबल चीज़ें हैं इस केस में वो यह है कि इनके द्वारा कभी भी नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क्स को यूज़ करके कॉलिंग नहीं की जाती थी। इनके द्वारा हमेशा व्हाट्सएप कॉलिंग ही की जाती थी, ताकि ये पुलिस की नज़र से दूर बचे रहें। और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो भी बातचीत की जाती थी अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, वो व्हाट्सएप के थ्रू कोड वर्ड्स के माध्यम से की जाती थी। अगर ये 5 बार C लिखते हैं उसका मतलब 500 ग्राम स्मैक है, और अगर C×10 लिखते हैं उसका मतलब 1 kg स्मैक होता था। तो ये एक अलग चीज़ है जो इस गैंग ने अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए की है। इसके अतिरिक्त 3 और अभियुक्त हैं जो अभी वांछित हैं और उनके संपर्क नेपाल से एवं अन्य राज्यों से हैं। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई इस केस में की जाएगी। फिरोजाबाद पुलिस ने 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद के ग्राम उजीरपुर में रहने वाले अवनीश ने एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ 21 जून को जबरन दुष्कर्म किया था। इस कुकृत्य के कारण बच्चे की हालत काफी गंभीर हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। अभियुक्त ने पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। थाना एकापत ग्राम उजीरपुर में एक 6 वर्ष के बच्चे के साथ एक व्यक्ति अवनीश सिंह के द्वारा गलत काम करने तथा परिवारिक जनों को सूचना देने पर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर के आधार पर तत्काल थाना एका पुलिस टीम के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान आज दिनांक 22 जून को जब एका पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की जा रही थी, तो अभियुक्त के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी की आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवाया गया है। अभियुक्त के पास से तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं।
अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी जावेद को पुलिस ने रविवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। देवरिया के पास पुलिस की घेराबंदी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में जावेद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी शुरू की। उन्होंने आगे बताया कि मुठभेड़ के दौरान एसओ द्वारा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के कारण वो बाल बाल बच गए। यह प्रकरण थाना मेहनगर का है। दिनांक 20/6/2025 को 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना अभियुक्त जावेद सन ऑफ सिराजुद्दीन द्वारा, जो बच्ची का चाचा लगता था, की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए प्रभारी निरीक्षक मेहनगर की टीम को लगाया था। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के अन्यत्र भागने की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक मेहनगर द्वारा अपनी टीम के साथ अभियुक्त की घेराबंदी की, तो अभियुक्त द्वारा प्रभारी निरीक्षक मेहनगर पर फायर किया, जो उनके द्वारा पहनी गई बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा और उनकी जान बच गई। प्रभारी निरीक्षक मेहनगर द्वारा भी फायर ओपन किया गया, जो अभियुक्त के पैर में लगा और अभियुक्त घायल होकर वहीं गिर गया। थाना पुलिस द्वारा घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल में बाबा के बुलडोजर का गरजने का सिलसिला लगातार जारी है। चंदौसी तहसील क्षेत्र में तहसील से चंद कदमों की दूरी पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर बाबा का बुलडोजर चला। इस विषय में जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी चंदौसी विनय कुमार मिश्रा ने बताया कि बुलडोजर आवश्यकता के हिसाब से यूज किया जाता है, जहां मैनुअली काम नहीं हो पाते हैं। एक अवैध कॉलोनी जानकारी में आई थी, जिसको बिना लेआउट पास कराए बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे आम जनता भ्रमित होती है। तो उसको मैसेज देने के लिए कि उपभोक्ता ऐसी लेआउट पास कराए बिना जो कॉलोनी काटी जा रही वहां पर कॉलोनी घर या प्लॉट ना खरीदें। इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे कॉलोनी बनाने के लिए रोड और डिमार्केशन उनको हटाया गया है। क्या है कि बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए। बुलडोजर आवश्यकता के हिसाब से यूज किया जाता है, जहां मैनुअली काम नहीं हो पाता है। एक अवैध कॉलोनी जानकारी में आई थी, जिसको बिना लेआउट पास कराए बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे आम उपभोक्ता भ्रमित होता है। तो उसको मैसेज देने के लिए कि आम उपभोक्ता ऐसी लेआउट पास कराए बिना जो कॉलोनी काटी जा रही है वहाँ पे कॉलोनी में घर या प्लॉट ना खरीदें। इसके लिए उस जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे कॉलोनी बनाने के लिए, रोड्स और डिमार्केशन, उनको हटाए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 48 बीघे की वो प्लॉटिंग प्रतीत हो रही है, और उसमें से कितना नक्शा पास है उसको जब आदमी अपीयर होगा सामने तब क्लियर होगा कि कितने का नक्शा पास करा रखे हैं। तो नक्शा ऐसा प्राय जानकारी में आ रहा है कि यहाँ लोग ट्रेंड है कि 2 से 3 बीघे का नक्शा पास कराते हैं और उस पर 40-50 बीघे में प्लॉटिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक भगवान दास एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट मेरठ, एएनटीएफ थाना मेरठ व थाना कंकरखेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिहार से अवैध चरस की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सक्रिय तस्कर सत्येंद्र कुमार और राजीव शर्मा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 10 किलोग्राम अवैध चरस, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि संबंध में थाना कंकरखेड़ा मेरठ में मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जिसके पास से करीब 10 किलो चरस बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ये जो सत्येंद्र है ये पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके ऊपर करीब 3 मुकदमे, 2 लाल कुर्ती एवं 1 थाना मेडिकल से पंजीकृत है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये चरस बरेली कॉलेज बरेली के पास से इसने लिया था और इसका इरादा बिहार तथा अन्य राज्यों में सप्लाई करने का था।
इसे गिरफ्तार कर लिया गया। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आम के शौकीन लोगों के लिए मजले में स्वर्गीय राजीव चौधरी पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा मुगल दरबार में 14वां आम महोत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जनपद बाराबंकी में उत्पादित दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, गौरजीत, आम्रपाली, अंबिका, याकूती, परमा सुरखा, गुलाब खास, हुसनारा, मल्लिका सहित करीब 150 से अधिक देसी प्रजाति के आमों के अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों एवं राज्यों के किसानों द्वारा लाए गए आमों के नमूनों को महोत्सव में प्रदर्शित किया गया, जिसको देखने और खरीदने शहरवासियों की भीड़ स्टॉल पर उमड़ पड़ी। आमों की नई नई प्रजाति को देखकर लोग काफी उत्साहित भी दिखाई दिए। कोई इससे पहले कि मेरा जानकारी में सिर्फ 4-5 आम को देखा हुआ था। यहाँ आकर के 150 से ऊपर हमने आम देखे। तो ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया था आयोजक मंडल ने और मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ये 14 सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि बाराबंकी की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जैसे याकूती है, गुलाब खास है, बर्मा सुरखा है, हुसनारा है और चौसा, लंगड़ा, दशहरी, सारे वैरायटीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पे काफ़ी पैदा कर रहे हैं। जो कि मलियाबाद के बाद मेरे ख्याल से ये बाराबंकी एक अच्छी डेवलप हो रही है आम के बेल्ट, जिसमें कि ये हम लोग और इसके लिए करते हैं कि लोगों में वैरायटी की नॉलेज भी हो। 150 वैरायटी हम लोग ने यहाँ डिस्प्ले की, जो लोगों के इसके बारे में जानकारी दी गई कि यहाँ सारे बागबान पूरे जिले के जिनके यहाँ आमों में जो वैरायटी है वो अपनी वैरायटी यहाँ ला के प्रदर्शन करते हैं उसका। और इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाराबंकी का जो आम है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इस बार भी दुबई यहाँ से आम गया हुआ है और किसानों को इसको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। सालों से यहाँ पर जो मैंगो ग्रोवर्स हैं उनकी एक एग्जीबिशन लगाई जाती है। उसमें हर तरीके की जो 18-19 तरीके की आम की प्रजातियां जो बाराबंकी में पैदा होती हैं उनका एक प्रदर्शन होता है। आम का रखरखाव उसके बारे में भी लोगों को जागृत किया जाता है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां जीरो वेस्ट सिटी बनने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। लखनऊ में मंत्री एके शर्मा ने अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया। शिवरी प्लांट से अब हर दिन 2000 टन कूड़े का निस्तारण होगा। कैसे काम करेगा ये संयंत्र और कैसे कूड़ा मुक्त होगा शहर, देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें महज एक उद्घाटन की नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति दिलाने की ओर एक बड़ा कदम है। रविवार के दिन प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री एके शर्मा ने शिवरी स्थित प्रोसेसिंग प्लांट में 700 मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फ्रेश वेस्ट यूनिट का उद्घाटन किया। शिवरी प्लांट से हर दिन अब 2000 टन कूड़े का निस्तारण होगा। मंत्री एके शर्मा ने इसके बारे में क्या जानकारी दी, आपको बताते हैं। जो कूड़ा का उत्पादन होता है लखनऊ में वो है लगभग 2000 टन। अभी तक जो ये यूनिट है इसी तरह की एक और यूनिट है, इस तरह की 2 यूनिटें ऑलरेडी लगी हुई थी और 1400 टन 2100 में से 2000 में से 1400 टन का हम डेली डिस्पोजल कर पा रहे थे। ये तीसरी यूनिट का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। जहां आप खड़े हैं ये तीसरी यूनिट है। तो इस प्रकार लखनऊ से उत्सर्जित होने वाला, निकलने वाला 2000 टन का कूड़ा, उसका डे टू डे निस्तारण होता रहेगा, प्रोसेसिंग होती रहेगी और कूड़े का पहाड़ अब बनने नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार लखनऊ जो है शायद देश की नहीं शायद दुनिया की एक ऐसी सिटी बन जाएगी जिसमें जीरो वेस्ट जो है हम कह पाएंगे। इसके अलावा मंत्री एके शर्मा ने इस संयंत्र के जरिए रोजगार के नए अवसरों का भी जिक्र किया। हमारा कलेक्शन से लेकर के प्रोसेसिंग तक और उसमें से प्रोसेस करने के बाद हमारी रीयूजेबल चीजें बनाने का, जिसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, RDF है या मेटल है या उसकी कंपोस्ट खाद है, ये भी बनाने का, उसमें से भी इनकम करने का एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास यहाँ चल रहा है। लखनऊ की सफल गाथा ये जो है वो एक वैश्विक सफल गाथा बनने जा रही है। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से लखनऊ को न सिर्फ एक नई पहचान मिलेगी बल्कि लखनऊ का उदाहरण पूरे देश के सामने रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। पश्चिम और तराई के कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में मौसम रोज ही करवट ले रहा है। कभी बादल, कभी बारिश तो कभी धूप देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के दिन बारिश से भरे हुए होंगे। यूपी में पश्चिमी और तराई हिस्सों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, अब वो भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का दायरा पूरब और तराई होते हुए अब पश्चिम तक पहुंचा। पश्चिम के 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। तराई और पश्चिम के 20 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी और तराई हिस्सों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा जैसे 10 जिलों में होगी भारी बारिश। 20 अन्य जिलों के लिए गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से समूचे प्रदेश में बारिश फिर से जोर पकड़ेगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी, तराई और पश्चिम इन सभी इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं अच्छी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। किन जिलों में भारी बारिश और कहां पर आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है, अब वो भी आपको बताते हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद व आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। फतेहपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया और आसपास के इलाकों में आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी। बहरहाल प्रदेश भर में मौसम का धूप छांव का क्रम जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में भारी बारिश का दायरा बढ़ता जाएगा, जिसको देखते हुए मौसम विभाग द्वारा अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबरें विदेश से। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका की एंट्री के बाद से अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में लगातार हस्तक्षेप करेगा तो अमेरिका को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरानी संसद ने जलमार्ग बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ईरान इजराइल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईरानी संसद द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दिए जाने के बाद उन्होंने कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है। उन्होंने कहा कि ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर ईरान में किए गए अन्य ताजा हमलों के बारे में जानकारी दी है। आईडीएफ ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के कैरमान शाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ हमला किया। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैनिक क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ बताया है कि ये ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। ईरानी संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की दी मंजूरी। ईरान के शीर्ष सुरक्षा परिषद लेगी अंतिम निर्णय। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर ईरान में किए गए अन्य ताजा हमलों के बारे में दी जानकारी। इजरायल ने खुफिया जानकारी के आधार पर ईरान पर किया हमला। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी अजय उर्फ पप्पन को किया गिरफ्तार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में
आज के समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।